गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में संचार टॉपिक, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। संचार को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसका संचार कहते किसको है। संचार का अर्थ होता है अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। यदि हम संगठन की बात करें तो संगठन में जो संचार होता है वो अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य होता है। जो उच्च अधिकारी होता है या समान स्तर के अधिकारी होते हैं या समान स्तर के कर्मचारी होते हैं, जब तक उनके मध्य प्रभावी संचार नहीं होगा तब तक संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेगा। तो संगठन की जो एक आधारशिला है वो संचार को माना जाता है। बिना संचार के कोई भी संगठन अपना लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। एक विचारक हैं थियो हेमन। थियो हेमन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाता है तथा अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है तो उसे कहते हैं संचार। संचार को समझने के बाद हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रशासन में संचार का क्या महत्व है। प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन में नियोजन भी होता है, उत्प्रेरण भी होता है, समन्वय भी होता है, नियंत्रण भी होता है, निर्णय, प्रभावशीलता, ये सभी किसी भी प्रशासन में होते हैं। तो प्रशासन में संचार का जो पहला महत्व है वह है नियोजन एवं संचार। नियोजन का अर्थ जैसे कि हमने पोस्ट कॉप में पढ़ा था, नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है योजनाओं को बनाना या योजनाओं का निर्माण करना। तो किसी भी संगठन में जब नियोजन का कार्य होता है, योजनाएं बनाई जाती है, तो वो बिना संचार के नहीं हो सकती। तो किसी भी योजना को बनाने के लिए संचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी योजना तभी बनाई जा सकती है जब उसमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संचार हो, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को एक दूसरे के सामने पेश कर सकें या प्रस्तुत कर सकें। दूसरा महत्व है संगठन एवं संचार। कोई भी संगठन है वो बिना संचार के आगे नहीं चल सकता है या अपना कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए वहां की संचार व्यवस्था प्रभावशील होनी चाहिए, अर्थात अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए। तीसरा जो महत्व है वह है उत्प्रेरण एवं संचार। उत्प्रेरण का अर्थ है अभिप्रेरित करना। कहने का अर्थ है कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए प्रेरित करना। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। बिना संचार के कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। तो एक प्रभावी संचार व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल या उन्हें उत्प्रेरित किया जा सकता है। चौथा है समन्वय एवं संचार। कहने का अर्थ है कि बिना संचार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय उत्पन्न नहीं हो सकता। तो एक अच्छे समन्वय के लिए आवश्यक है कि वहां पे काम करने वाले जो अधिकारी हैं एवं कर्मचारी हैं वो आपस में विचार विमर्श करके अपनी समझ प्रस्तुत करके आपस में समन्वय उत्पन्न कर सकते हैं। और समन्वय उत्पन्न करने के लिए संचार एक महत्वपूर्ण साधन है। तो बिना संचार के किसी भी प्रशासन में समन्वय नहीं किया जा सकता। पांचवें पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है नियंत्रण एवं संचार। तो बिना प्रशासन में नियंत्रण के संचार नहीं हो सकता है। अतः किसी भी प्रशासन में यदि नियंत्रण रखना है तो वहां पे संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण है। 6 पॉइंट की बात करें तो निर्णय एवं संचार। निर्णय मतलब किसी प्रशासन के हित के लिए अधिकारीगण जो निर्णय लेते हैं उसे कहते हैं निर्णय। अर्थात वह निर्णय जो एक अधिकारी संगठन के
संगठन को सफल बनाने के लिए या उनके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे विचार विमर्श करके जो निर्णय लेता है उसे कहते हैं निर्णय प्रक्रिया। तो बिना संचार की निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावशाली नहीं हो सकती है। 7 पॉइंट है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का अर्थ है कोई संगठन कितना प्रभावकारी होता है उसके लिए संचार आवश्यक है। तो प्रभावशीलता बनाने के लिए भी संचार आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट है प्रशासन में संचार का महत्व, जिसमें हमने नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण, समन्वय, नियंत्रण, निर्णय और प्रभावशीलता, ये सभी 7 जो पॉइंट है वो बिना संचार के नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रशासन में नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण, समन्वय, नियंत्रण, निर्णय और प्रभावशीलता के लिए संचार की व्यवस्था आवश्यक है, अर्थात प्रभावशील संचार आवश्यक है। अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार की, कि किसी भी संगठन में कितने प्रकार के संचार हो सकते हैं। सबसे पहला जो संचार है वह है मौखिक एवं लिखित। दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार। तीसरा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर एवं समस्तरीय संचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक एवं लिखित संचार की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौखिक कहने का अर्थ है आप बोल करके अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को यदि समझाते हैं तो वह होता है मौखिक संचार। यदि हम संगठन की बात करें तो संगठन में जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो आमने सामने होते हैं, आमने सामने बैठ करके बात करते हैं। तो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसे कहते हैं मौखिक संचार। तो इस प्रकार की संचार प्रणाली में संवाद देने वाला और संवाद प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति आमने सामने रहकर कार्य करते हैं, आमने सामने रहकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर कर्मचारी के पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो अधिकारी को बताते हैं और अधिकारी जो है अपना कार्य कराने के लिए कर्मचारी को अपनी बात समझाते हैं। तो मौखिक संचार में संवाद देने वाला और संवाद प्राप्त करने वाला आमने सामने होते हैं, इसे कहते हैं मौखिक संचार। अब मौखिक संचार के कई साधन होते हैं, जैसे कि हम रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से संचार की व्यवस्था को प्रभावशाली बना सकते हैं। मौखिक संचार में सबसे अधिक लाभ ये होता है कि इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि मौखिक संचार में ज़्यादा व्यय नहीं होता है, क्योंकि जो संवाद प्राप्त करने वाला और संवाद प्राप्तकर्ता जो होता है वो आमने सामने होता है। लिखित संचार की यदि हम बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप अपनी बात को लिख करके समझाते हैं तो वो होता है लिखित संचार। तो यदि एक अधिकारी है, अधिकारी को अपने कर्मचारियों से कोई भी कार्य कराना है संगठन को लेकर के, तो वो क्या करेगा, अपनी बात को या अपने विचारों को लिख करके कर्मचारियों तक पहुंचाएगा। तो वह होता है लिखित संचार। जैसे कि रिपोर्ट के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ये सब क्या होते हैं, नियमावली जो होती है उनके माध्यम से लिखित संचार किया जाता है। तो मौखिक संचार जो होता है वो कह करके, बोल करके अपने विचारों को जो अधिकारी है वो प्रस्तुत करते हैं, और लिखित संचार में अधिकारी है अपनी बात को लिख करके कर्मचारियों को समझाते हैं, वह है लिखित संचार। लिखित संचार का जो फायदा है, लाभ है संगठन को, वो यह होता है कि जो अधिकारी है वो अपनी बात को कर्मचारियों तक आसानी से पहुंचा सकता है, क्योंकि यदि लिखित में कोई चीज होगी और वो कर्मचारी उस चीज को पढ़ेगा तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो लिखित संचार को अधिक कारगर माना गया है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक
संचार। औपचारिक का अर्थ होता है, औपचारिक का अर्थ होता है कि इसमें जो भी बात की जाती है अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को एक आदेश और निर्देश के माध्यम से किया जाता है, एक औपचारिकता की जाती है। तो इस प्रकार का जो संचार होता है वो अधिकारी और कर्मचारी के मध्य में होता है और वो अपनी बात को लिख करके या मौखिक रूप से समझा सकता है। अनौपचारिक संचार जो होता है वो अनौपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि अधिकारी को कर्मचारी को कोई कार्य कराना तो जनरली कह करके अपना कार्य करा सकता है। तो ये औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है और औपचारिक संचार जो होता है वो लिखित माध्यम से होता है। तीसरा जो है संचार वह है नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार और समस्तरीय संचार। अगर हम पहले कैटेगरी की बात करें नीचे की ओर जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है नीचे की ओर, तो इसमें क्या होगा, अधिकारी जो होगा सबसे ऊपर अधिकारी होगा और नीचे होंगे कर्मचारी। कहने का अर्थ है कि जब आदेश या निर्देश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब कोई भी संचार है यदि वो ऊपर से नीचे की ओर होता है तो उसे नीचे की ओर संचार कहते हैं। इसमें अधिकारीगण को यदि कोई भी कार्य कराना है तो नीचे कर्मचारियों को संचार के माध्यम से अपनी बात बोल करके अपना कार्य करा सकता है। तो नीचे के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कर्मचारी को जो भी आदेश या निर्देश दिए जाते हैं वह नीचे की ओर संचार कहलाते हैं। ऊपर की ओर संचार कहने का अर्थ है जब अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी से कोई भी आदेश प्राप्त करता है या अपने विचार बताता है तो वह ऊपर की ओर संचार व्यवस्था। समस्तरीय संचार, समस्तरीय के नाम से स्पष्ट हो रहा है समान स्तर। इस समान स्तर में दो समान पद के अधिकारी भी हो सकते हैं, दो समान पद के कर्मचारी भी होते हैं। तो दो समान पद के अधिकारियों के मध्य या कर्मचारियों के मध्य जो संचार व्यवस्था होती है उसे कहते हैं समस्तरीय संचार। तो तीन प्रकार के संचार किसी भी संगठन में हो सकते हैं, मौखिक एवं लिखित संचार, औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, नीचे की ओर, ऊपर की ओर एवं समस्तरीय संचार। अब हम बात करते हैं संचार प्रक्रिया के अंग की। संचार प्रक्रिया किस प्रकार से सफल हो सकती है? तो संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पांच चरण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले चरण में होते हैं संवाददाता, दूसरे में होते हैं संवाद, तीसरा होता है माध्यम, चौथा होता है संवाद प्राप्तकर्ता और पांचवा होता है प्रतिक्रिया। संवाददाता का मतलब होता है जो अपनी बात को कह रहा है या बोल रहा है। तो संवाददाता मतलब संवाद करने वाला। संवाददाता के अंदर जो भी कर्मचारी है या अधिकारी है वो अपनी बात को कहता है तो वह संवाददाता होते हैं। दूसरा आता है संवाद। संवाद का अर्थ है कि अधिकारी ने अपने विचारों को या अपना जो कार्य उसे करवाना है, कौन से कार्य कराना है वो होता है संवाद। तीसरा है माध्यम। माध्यम का अर्थ है कि संवाददाता और संवाद जो भी प्रक्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान जो भी होता है, उसका माध्यम क्या है? वह लिखित रूप में है, मौखिक रूप में है, औपचारिक रूप में है, अनौपचारिक रूप में। तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से संचार हो रहा है तो वह माध्यम में आता है। पांचवा अंग जो संचार प्रक्रिया का है वह है संवाद प्राप्त करना। अतः संवाददाता के माध्यम से जो संवाद या जो विचार नीचे कर्मचारियों को दिए जाते हैं तो वो विचारों को प्राप्त करता है, तो ये होता है संवाद प्राप्त करना। कहने का अर्थ है अधिकारी यदि कोई भी कार्य कराएगा तो उस कार्य को नीचे के कर्मचारी करते हैं, तो जो निर्देश और आदेश का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं संवाद प्राप्त करता। पांचवा है प्रतिक्रिया। अब जो भी संगठन में जो भी संचार प्रक्रिया के माध्यम से कार्य हुआ है, ऊपर के अधिकारी नीचे के कर्मचारी को जो भी आदेश एवं निर्देश देते हैं उसके माध्यम से जो कार्य होता है उस कार्य से
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या होती है, उन्हें वह बात समझ में आती है, या फिर संगठन की क्या प्रतिक्रिया होती है, संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो ये सब संचार प्रक्रिया के अंग में आते हैं। तो जो पहला अंग है वो है संवाददाता, दूसरा है संवाद, तीसरा है माध्यम, चौथा है संवाद प्राप्तकर्ता, पांचवा है प्रतिक्रिया। तो ये सब संचार प्रक्रिया के अंग हुए। अब हम बात करते हैं संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है कि कोई भी संचार तभी सफल हो सकता है जबकि उसके उद्देश्य स्पष्ट हो। तो कोई अच्छा संचार वही माना जाता है जिसमें कि उद्देश्य स्पष्ट हो। संगठन यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है किसी भी संचार के माध्यम से, तो उस संचार को अच्छा संचार या अच्छी संप्रेषण प्रणाली मानी जाती है। तो सबसे पहली विशेषता जो है उसमें किसी भी संचार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो वह है भाषा सरल। कहने का अर्थ है कि एक अधिकारी जितनी सरल भाषा का प्रयोग करेगा अपनी बात को समझाने के लिए कर्मचारियों को, उतना ही कर्मचारी उसकी बात को आसानी से समझेंगे, उसे काम करने में कठिनाई नहीं होगी। यदि काम करने में कठिनाई नहीं होगी तो संगठन अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यदि किसी भी संगठन में कोई भी कार्य अधिकारी को कर्मचारियों से करवाना है तो उसे अपनी संचार की भाषा सरल रखनी होगी। संचार की भाषा सरल होगी तो वह कर्मचारियों को आसानी से समझ आ जाएगी और वह अपना कार्य जल्द से जल्द कर सकता है। तो दूसरी जो विशेषता है उसमें संचार की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो तीसरी जो विशेषता होती है संचार की वो है जो भी संचार होता है वो द्विमार्गीय संचार होना चाहिए। कहने का अर्थ है यदि अधिकारी कर्मचारियों को आदेश में निर्देश दे रहा है, अपने विचार कर्मचारियों को बता रहा है, तो कर्मचारियों को भी अपने विचार या कार्य से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो अधिकारियों को बता सकता है। तो कोई भी संचार एक मार्गीय नहीं होना चाहिए, वह संचार द्विमार्गीय होना चाहिए। अर्थात अधिकारियों से भी विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और कर्मचारियों से भी विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो कोई भी संचार द्विमार्गीय होना चाहिए। संचार की द्विमार्गीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो विशेषताएं हैं ये ऐसी विशेषताएं हैं जो कि किसी भी संगठन को सफल बना सकती हैं संचार के माध्यम से। तो सबसे पहले संचार का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। संचार की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। संचार की जो व्यवस्था है वो द्विमार्गीय होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान दोनों स्तर पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संचार के मार्ग में जो बाधाएं आती है। बाधाएं मतलब परेशानियां कि अधिकारी के द्वारा संचार व्यवस्था अधिकारी के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और कर्मचारियों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, वह जिस व्यवस्था से संचार व्यवस्था करते हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहले जो बाधा है वो है भाषा की जटिलता। भाषा की जटिलता कहने की बात है कि यदि जैसे हम बात करते हैं लिखित संचार की, कई बार जो अधिकारीगण हैं वो यदि उन्हें कर्मचारियों से कोई कार्य कराना होता है तो वो उसे लिख करके कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। तो उसमें कुछ शब्दावली होती है या जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो काफी कठिन होता है, तो कई बार कर्मचारियों को उसको समझने में परेशानी आती है। तो अधिकारियों के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए
जो कि सरल हो, बोधगम्य हो, जिसके माध्यम से संचार आसानी से हो सके। तो भाषा की जटिलता से भी संचार में बाधाएं आती है, तो भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए संचार की। दूसरा है प्रेषक एवं प्रेषित के मध्य भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी कहने का अर्थ है कि जो संचार जो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, मतलब संवाद देने वाला और संवाद प्राप्त करता, यदि वो आमने सामने है तो कार्य आसानी से हो सकता है। लेकिन भौगोलिक दूरी का मतलब है कि आप ये मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक जगह पे है और दूसरा व्यक्ति किसी और जगह पे है, अधिकारीगण या दूसरा ऑफिस है वो किसी और जगह पे है, यदि वो अपनी भाषा अपने संचार का माध्यम प्रयोग करके अपना कार्य करवाना चाहता है तो कभी कभी भौगोलिक दूरी की वजह से भी संचार में परेशानियां आती हैं। तीसरा है तकनीकी बाधाएं। तकनीकी बाधाएं जो होती हैं वो ये है कि कई बार संचार के जो साधन प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से या लिख करके जो संचार किया जाता है उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, कई बार डिस्टर्बेंस काफी आता है, तो वो संचार व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो ये जो बाधाएं हैं, भाषा की जटिलता, भौगोलिक दूरी और तकनीकी बाधाएं जो हैं वो संचार के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। तो भाषा सरल होनी चाहिए, भौगोलिक दूरी कम होनी चाहिए, तकनीकी बाधाएं कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि संचार प्रभावी हो सके, संचार अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, संचार के माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब हम लास्ट में जो पढ़ेंगे वो है कि एक संचार के माध्यम या संचार व्यवस्था में हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो सुझाव है वो है प्रत्यक्ष संचार। प्रत्यक्ष संचार का अर्थ है कि आमने सामने जो संचार किया जाता है, कहने का मतलब कोई मीडिएटर बीच में नहीं होना चाहिए। जो भी बात करनी है अधिकारियों कर्मचारियों को वो आमने सामने रहकर के करना चाहिए, प्रत्यक्ष माध्यम से करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष संचार जो है वो किसी भी संगठन के लिए प्रभावी हो सकता है। दूसरा सुझाव है बोधगम्य, सरल एवं बोधगम्य भाषा। कहने का अर्थ है कि संचार व्यवस्था में अधिकारी के द्वारा जितनी सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उतना ही संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तीसरा है संचार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए वो मानवीय संवेदना पर आधारित होनी चाहिए। कहने का अर्थ है अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मानवीय जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। अधिकारियों को भी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसी के अनुसार उसे अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। तो मानवीय संबंधों पर आधारित होना चाहिए। तो पहला जो संचार है वो है प्रत्यक्ष संचार, दूसरा है सरल एवं बोधगम्य भाषा, तीसरा है मानवीय संबंधों पर आधारित। तो ये हमारी संचार व्यवस्था या संचार कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न की
तो लघुत्रात्मक प्रश्न की यदि हम बात करें, संचार संचार किसे कहते हैं? या संचार के अर्थ को समझाइए। तो लघुत्रात्मक प्रश्न में आपका संचार किसे कहते हैं, संचार के अर्थ को समझाइए। या फिर जो आपका ये प्रकार है, संचार के प्रकार है, उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि लिखित संचार, लिखित संचार किसे कहते हैं? या फिर आपसे पूछ सकते हैं मौखिक एवं लिखित संचार को समझाइए। या फिर लिखित एवं मौखिक संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखित एवं मौखिक संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार किसे कहते हैं? औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार में अंतर में अंतर बताइए। तो आपका जो छोटा प्रश्न है वो किसी भी प्रकार से बन सकता है। लिखित मौखिक संचार में क्या अंतर है, औपचारिक अनौपचारिक संचार में क्या अंतर है, तो ये आप छोटे प्रश्न, इसके माध्यम से छोटे प्रश्न आ सकते हैं। जो प्रश्न मैंने आपको बताया इनमें से किसी भी प्रकार से छोटे प्रश्न आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। संचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संचार का संगठन में महत्व,
संचार के प्रकार, विशेषताओं, संचार के एवं संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं एवं उन्हें दूर करने हेतु सुझाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपका निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है जिसमें संचार कार्य स्पष्ट कीजिए, संचार का संगठन में महत्व, संचार के प्रकार, विशेषताओं एवं संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं एवं उन्हें दूर करने हेतु सुझाव स्पष्ट कीजिए। अब ये जो प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे या कैसे आप अपनी कॉपी में करेंगे जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले मैं आता ही है भूमिका या प्रस्तावना, जिसमें कि आप संगठन में संचार क्यों आवश्यक है या प्रशासन के लिए संचार क्यों आवश्यक है वो आप इसमें 6-7 लाइन्स में बता दीजिए। फिर आप सेकंड पॉइंट में बताइए अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ बताने के बाद आप परिभाषाएं जो बताएंगे 3 या 4 डेफिनेशंस। फिर हम बात करते हैं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं पूरे सारे जो भी हैं, प्रशासन में संगठन का महत्व, जिसमें 8 पॉइंट है वो आप उसी माध्यम से बता रहे हैं जैसे कि आपको बताया मैंने पिछले टॉपिक में बता चुकी हूँ मैं आपको। जो भी है पॉइंट्स वो आप लिखिए। तो इस प्रकार चार्ट के माध्यम से आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं, फिर उनको डिस्क्राइब करें। फिर आते हैं हम संगठन के प्रकार में। संगठन के प्रकार भी आप उसी प्रकार से बता दें, तो चार्ट के माध्यम से बता दें आप, या फिर आप उसे फ्लोर डायग्राम के, जैसे कि आपने संगठन के प्रकार ये लिख दिए हैं, आपने संगठन के प्रकार आप इसे डिवाइड कर दें। यहाँ पे आप लिखें मौखिक एवं लिखित। फिर यहाँ लिख सकते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार। और यहाँ कर सकते हैं आप नीचे की ओर, ऊपर की ओर या समिश्र। नीचे की ओर, ऊपर की ओर एवं समस्तरीय।
जरिए संचार व्यवस्था बता सकते हैं। या यदि आपने इस प्रकार से लिखा है संगठन के प्रकार, तो आप इसको इस प्रकार से भी समझा सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों प्रकार के जो संचार है लिखें, तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार से भी आप संचार के प्रकार को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चार्ट बनाने के बाद आप जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नीचे समझाएं। संचार के प्रकार के बाद जो टॉपिक आएगा आपका, जब पूरा बता देंगे, उसके बाद संचार की विशेषताएं, संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं, फिर संचार के सुझाव, फिर सबसे लास्ट में जो हम बात करते हैं वो है निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आपने जितना भी पूरा प्रश्न किया है उससे आपको क्या समझ में आता है कि संचार की क्या उपयोगिता है, वो आप निष्कर्ष में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होता है जिसे कि आपको समझाना है। और निष्कर्ष के साथ ही यदि आपका प्रश्न पूरा हो जाता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि निबंधात्मक प्रश्न में आपसे विशेषताएं नहीं पूछते हैं या उसमें संचार के सुझाव नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको निबंधात्मक प्रश्न में पॉइंट वाइज आपको सारा डिस्क्राइब करना है जितना भी आपने पढ़ा है। तो आज हमारा ये संचार का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।